हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा वुयिंग के शुरुआती दिन क्लाउड रेसेस में ज़्यादा अच्छे नहीं गए थे। अब लैन चैन, वुयिंग और वांगजी तीनों साथ में थे। लैन चैन वांगजी को कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स लाने के लिए कहता है। तभी शिचैन और वुयिंग आपस में बातें करते हैं। वुयिंग ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है कि शिचैन को ऑलरेडी पता था उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। शिचैन उससे कहता है, वांगजी ये बात कहता नहीं है, लेकिन वो आपकी कंपनी बहुत इंजॉय करता है आशियन। जब से आप उसकी लाइफ में आए हैं, वो सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि छोटे मोटे मैटर्स में भी ज़्यादा एक्टिव रहने लगा है। शायद वो आपके साथ और भी ज़्यादा समय बिताना चाहता है। विंग ये सुनकर सरप्राइज रह गया था। विंग सोचने लगता है, जब भी वो किसी क्लास से बचने की कोशिश करता था, हमेशा वांगजी उसे पकड़ लेता था और वापस क्लास में खींच कर ले आता था। तो ये सब सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि वांगजी उसके साथ रहना चाहता था। तभी वांगजी फाइल्स लेकर वहां आ जाता है। विंग जानबूझकर कुछ रीड करने का बहाना करने लगता है। वांगजी भी वहां बैठकर अपनी कुछ बुक्स रीड करने लगता है। विंग चुप चुप कर उसे अपनी बुक्स के पीछे से देख रहा था। शिचैन वहां नहीं था। विंग अब यॉर्निंग करने लगा था क्योंकि आफ्टरनून का समय था और उसे नींद आ रही थी। धीरे धीरे बुक रीड करते करते वो कब टेबल पर ही अपना सिर रखकर सो गया, उसे पता ही नहीं चला। सोते सोते उसे फील हुआ कि उसने अपना सिर किसी कंफर्टेबल जगह पर रखा हुआ है जहां से उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तभी उसके पास एक रैबिट आ जाता है जो कभी उसके चीक्स को पिंच करता है, कभी आईलैशेस से छेड़ता है, और जैसे ही लिप्स की बारी आती है वो हेजिटेट करते हुए तुरंत उसके लिप्स पर किस कर लेता है। विंग की जैसे ही आंखें खुलती हैं तो वो देखता है रैबिट वहां नहीं था, सिर्फ वांगजी ही था जो उसके पास बैठा हुआ था। विंग सोचने लगा, वो रैबिट कहाँ चला गया? क्या मैं कोई सपना देख रहा था? विंग देखता है वांगजी अपनी रीडिंग में कुछ ज्यादा ही बिजी था। वो उससे कहता है, लंजा चलो बाहर चलकर खेलते हैं। तभी शिचैन वहां आता है। विंग वांगजी को खींचकर ले जाने लगता है और लैन शिचैन से कहता है, जेवुजुन आज के लिए इतना ही, मैं और लंजा खेलने के लिए जा रहे हैं। वांगजी घबराते हुए कहता है, एल्डर ब्रदर, लेकिन शिचैन उन दोनों की तरफ मुस्कुराने लगता है और उन्हें जाने देता है। विंग वांगजी को खींचते हुए सीधा बैक माउंटेन में लेकर आता है और उससे कहता है, जिद्दी लड़के, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद है, मेरे साथ खेलना पसंद है, तो क्लास में जाने की क्या ज़रूरत है, हम यहाँ भी तो खेल सकते हैं। वांगजी विंग से हेजिटेट करते हुए पूछता है, एल्डर ब्रदर ने अभी तुम्हें क्या बताया? विंग उसे कहता है, उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की। उन्होंने मुझे बताया कि उनका छोटा भाई किसी के साथ खेलना बहुत पसंद करता है, पर वो उसे बताता नहीं है बल्कि खींचकर उसे क्लास में ले जाता है। अब विंग उससे पूछता है, लंजा, क्या तुम्हें पेड़ चढ़ना आता है? वांगजी कहता है, पेड़ चढ़ना डिफिकल्ट नहीं लगता। विंग कहता है, इसका मतलब तुमने पहले कभी नहीं चढ़ा है। ऐसा कहते ही विंग एक मंकी बन जाता है और पास ही के पेड़ पर चढ़ जाता है। वहां से वांगजी को आवाज लगाते हुए कहता है, जिद्दी लड़के, ये हमारा नया खेल है। तुम्हें इस पेड़ पर चढ़कर आना है, पर तुम अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाथ और पैरों से ही चढ़ना होगा। वांगजी के लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। उसके लंबे पैर थे, लंबे हाथ थे, वो आराम से उस पेड़ पर चढ़ सकता था। लेकिन पेड़ पर चढ़ने वाले उस पोस्चर को सोचकर उसे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। तभी विंग फिर उससे कहता है, लंचा, अगर तुम जल्दी से नहीं आओगे तो हम कैसे खेलेंगे? वांगजी बेचारा सारा एम्बेरसमेंट छोड़कर फाइनली पेड़ पर चढ़ने का सोचता है। पेड़ पर वहाँ एक बर्ड नेस्ट बना हुआ था। विंग उस बर्ड नेस्ट को टच करने वाला होता है, तभी वांगजी उससे कहता है, बिल्कुल नहीं। विंग कहता है, क्या हुआ? वांगजी कहता है, क्लाउड रेसेस में हम एनिमल्स या बर्ड्स को ऐसे नहीं मार सकते। विंग कहता है, लंचा, तुमसे किसने कहा कि मैं उन बर्ड्स को पकड़कर पकाकर खाने वाला हूँ? और वैसे तुम ही बताओ, हम ट्री पर यहाँ अकेले बैठे हैं, सिर्फ बर्ड्स को पकड़ने के अलावा, और हम कर भी कह सकते हैं। लेकिन तभी वो धीरे धीरे वांगजी के नज़दीक जाने लगता है और उससे कहता है, वैसे एक और काम है जो हम कर सकते हैं। जैसे जैसे विंग उसके नज़दीक आ रहा था, वांगजी की आंखें बंद होने लगती हैं, उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। विंग अपना एक हाथ वांगजी के चेस्ट पर रख लेता है। जैसे ही वांगजी आंखें खोलता है तो उसके चेस्ट पर एक बग चल रहा था। विंग हंसने लगता है, लेकिन वांगजी का पोस्चर बिल्कुल नहीं बिगड़ा था और ना ही उसे डर लग रहा था। वो उस बग की टेल को पकड़कर हाथ में उठाता है और पेड़ की पत्ती पर उसे छोड़ देता है। विंग मुंह बनाते हुए उससे कहता है, जिद्दी लड़के, क्या तुम्हें बग से बिल्कुल डर नहीं लगता? वांगजी उसका कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसके फेस से साफ लग रहा था कि उसे बिल्कुल डर नहीं लगा था। विंग कहता है, तुम्हें स्नेक से डर नहीं लगता, तुम्हें बग से डर भी नहीं लगता, तुम बहुत बोरिंग हो लंजा। कुछ समय बाद वांगजी उससे पूछता है, क्या तुम्हें डर लगता है?
वुयिंग कहता है मुझे बग से कोई डर नहीं लगता, मुझे बस बड़े बालों वाले स्पाइडर से डर लगता है। वुयिंग का फेस देखकर वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई पुराना किस्सा याद आ गया, क्योंकि वुयिंग काफ़ी घबरा रहा था। वांग जी उसके स्लीव्स पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है, अपना हाथ उसके शोल्डर्स पर रख लेता है। इससे पहले कि वुयिंग कुछ कर पाता, वो देखता है कि वांग जी के हाथ में स्पाइडर था। वुयिंग घबराते हुए इतने जोर से चिल्लाता है, स्पाइडर को हाथ से झटक देता है। लेकिन इस घबराहट में वो वांग जी को इतना टाइटली पकड़ लेता है, पेड़ की डाल टूट जाती है। वो दोनों पेड़ से सीधा नीचे गिरते हैं। वांग जी घास पर गिरा था और वांग जी के ऊपर वेइंग था, और वेइंग के भी ऊपर बर्ड का नेस्ट गिर गया था। दोनों के ऊपर इतनी घास फूस हो गई थी। वेइंग वांग जी को क्लीन करने में लगा रहता है। वांग जी के फेस पर जो घास लगी हुई थी, वेइंग उसे फूंक मारकर हटाता है, जिससे वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा था और ऐसी ही पोजीशन में था। वांग जी को इस तरह देखकर वेइंग को उस रात की याद आ जाती है जब वो दोनों पहली बार मिले थे और उसने वांग जी पर तालिस्मान लगा दिया था, उसे फोर्स किया था। वेइंग की नज़रें अभी भी वांग जी के लिप्स पर थीं, उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। वेइंग को अचानक से पता नहीं क्या होता है, वो वांग जी के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और उसे किस कर लेता है। वेइंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये अचानक से क्या किया और क्यों किया। दूसरी तरफ वांग जी एक आइस कोल्ड बॉडी बन गया था, ना कुछ बोल पा रहा था और ना बिल्कुल हिल पा रहा था, पर उसे वुयिंग का किस करना बुरा भी नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद वुयिंग खुद वांग जी से अलग होता है और सोचने लगता है, क्या मैंने उसे किस किया। अचानक से उसके सिर में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसके सिर पर बर्ड नेस्ट गिरा था। बर्ड नेस्ट पूरी तरीके से टूट चुका था और उसमें जो अंडे रखे हुए थे वो फूट चुके थे। वो वांग जी से कहता है, लंचा हमें तुरंत भागना चाहिए, वरना मदर बर्ड और फादर बर्ड हमें जान से मार डालेंगे। तभी वो देखते हैं सामने से वाइट यूनिफॉर्म में काफी सारे स्टूडेंट्स चले आ रहे थे। उनके साथ लैन चिरेन था और साथ में एक और टीचर था। वो टीचर सारे स्टूडेंट से कह रहा था, सेकंड यंग मास्टर लैन सच में सारे विद्यार्थियों के लिए एक रोल मॉडल हैं। तुम सबको उनसे कुछ सीखना चाहिए। शादी हो जाने के बाद तो वो और भी ज़्यादा मैच्योर हो गए होंगे। ये सब सुनकर लैन चिरेन का सीना तो बहुत चौड़ा हो गया था। तभी काफ़ी सारी बर्ड्स उस एरिया में आ जाती हैं और घूमने लगती हैं। वुयिंग वांग जी को टर्न करता हुआ एक वाइट वॉल के पीछे ले आता है। वुयिंग उससे कहता है, लंचा हमें जल्दी इस वॉल को चढ़कर यहाँ से भागना होगा। अगर तुम्हारे अंकल ने मुझे देख लिया तो वो मुझे ज़रूर पनिशमेंट देंगे। वांग जी उससे कहता है, वॉल पर चढ़ने की क्या ज़रूरत है, वहाँ डोर है ना, वहाँ से भी तो जा सकते हैं। वुयिंग उससे कहता है, अरे हाँ, डोर से भी तो जा सकते हैं। मैंने अपने जीवन में इतने गलत काम किए हैं ना कि मुझे बस वॉल से चढ़ना और उतरना ही याद रहता है। लेकिन लैन चुरैन की तेज आंखों ने तुरंत पहचान लिया था कि वो दोनों वहाँ हैं। वो तुरंत जोर से आवाज़ लगाता है, वे वुशन लान वांग जी अभी बाहर निकल कर आओ। वुयिंग बाहर निकल कर आता है, क्योंकि उसके सिर पर अंडे फूट गए थे, तो उसके बालों पर एग शेल्स लटक रहे थे और लिक्विड गिर रहा था। वहीं वांग जी बिल्कुल क्लीन था, उसके ऊपर कुछ घास फूस लगा हुआ था और थोड़ा सा लिक्विड उसके फोरहेड रिबन पर भी गिरा था। वांग जी ऑलरेडी लंच रैन के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया था, जैसे वो अपने क्राइम को कन्फेस करने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ वुइंग वांग जी को आंख मार रहा था कि कहीं वो सारी बातें लंच रैन को ना बता दे। लेकिन वांग जी ने लंच रैन के सामने सारी बातें बता दी कि किस तरह वो पेड़ पर चढ़े थे और उन्होंने बर्ड नेस्ट को तोड़ दिया। लंच रैन चिल्लाते हुए कहता है, अभी की अभी एंसेस्टर हॉल के सामने घुटनों पर बैठ जाओ। दोनों पनिशमेंट में बैठे हुए थे तो विंग उससे कहता है, लंजा तुम कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट नहीं हो। उस ओल्ड चिरैन ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा था और तुमने सारी बातें बता दी। अगर इस तरह तुम मेरे साथ गेम खेलोगे, फ्यूचर में हम बैड थिंग्स करेंगे। अगर तुम इतने ही ऑनेस्ट रहे तो हमारे तो घुटने टूट जाएंगे। वांग जी उससे कहता है, विंग अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए, कन्फेस करना चाहिए। वुइंग कहता है, कन्फेस, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा। मेरे पिलो के नीचे काफ़ी सारी इरोटिक पिक्चर्स रखी हुई हैं। मेरे बेड के नीचे एम्प्रेस इस्माइल के बहुत सारे जार हैं। क्या तुम चाहते हो ये सब भी मैं उस ओल्ड चिरैन के सामने कन्फेस कर दूं? तभी वांग जी उससे पूछता है, वुइंग हमारे बेड के नीचे एम्प्रेस इस्माइल के जार रखे हुए हैं? ये सब कुछ वहाँ लैन चिरैन, सारे स्टूडेंट्स और वो टीचर भी सुन रहा था। लैन चिरैन कहता है, ये विंग कभी नहीं सुधर सकता। वो टीचर जो अपने क्लान के सारे स्टूडेंट से वांग जी की तारीफ कर रहा था, वो उन सबसे कहता है, मैंने सुना था कि जैंग क्लान के यंग मास्टर वे की कैपेबिलिटीज कुछ ज़्यादा ही ग्रेट हैं। आज मैंने देख भी लिया।
रात के समय दोनों अपने रूम में जाते हैं। वो यिंग बात लेकर आता है। वो यिंग बेड पर बैठ जाता है और वांग जी पीछे से उसके सारे बालों को ड्राई करके कॉम्ब करने लगता है। वो यिंग उससे कहता है, आज तुम्हारे अंकल फिर से बहुत नाराज हो गए। मैंने जानबूझकर उन बर्ड्स को नहीं मारा था। वो नेस्ट अपने आप ही मेरे सिर पर गिर गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं क्या करूं, मेरा हेड इतना हार्ड है तो। लेकिन इसमें तुम्हारी भी गलती है लंचा, तुमने मेरे पास वो स्पाइडर रख दिया। मुझे क्या पता था कि तुम भी प्रैंक्स खेलते हो। वेल, तुमने ये मुझसे सीखा होगा ना। तुम भी अपने बचपन से ये सब करना चाहते होंगे लेकिन अपनी क्लैन रूल्स की वजह से नहीं कर पाते हो। अब जब तुम मेरे साथ मिल गए हो तो तुम्हें भी बैड थिंग्स करने का मन करता है। अगर ऐसा है तो कल से हम मिलकर बैड थिंग्स किया करेंगे। वुयिंग बोले जा रहा था लेकिन वांगजी कोई जवाब नहीं दे रहा था। वुयिंग उससे कहता है, क्या तुम ऐसे ही शांत बैठे रहोगे। वांगजी अचानक से अपने साइलेंट को ब्रेक करते हुए कहता है, वुयिंग आज तुमने। वुयिंग को पता था कि वांगजी क्या कहने वाला है। वुयिंग को एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। वो तुरंत टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, लंजा क्या तुम कल मुझे केई टाउन ले चलोगे। मैंने सुना है वहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। वांगजी समझ गया था कि वेइंग ने जानबूझकर टॉपिक चेंज किया है। उसे इस बात पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन वो वेइंग से कहता है, ठीक है। वेइंग कहता है, हाँ मैं वहाँ पर काफ़ी सारे लुकवार्ड्स खरीदूंगा और एम्प्रेस स्माइल वाइन खरीदूंगा, पर तुम्हें बिल्कुल नहीं पीने दूंगा। वाइन का नाम लेते ही उसे अपनी और वांगजी की फर्स्ट नाइट याद आ जाती है और उसे याद आता है कि वो तो वांगजी से नाराज था ना, क्योंकि वांगजी ने उसे काट लिया था। पर शायद वांगजी ने ऐसा ड्रंक हालत में किया होगा। मुझे याद है एक बार जब मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था तो मैं एक डंकी को किस करने लगा था। जंगचा ने मुझे उससे अलग किया था। लेकिन आज जब मैंने वांगजी को किस किया तो मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, बल्कि मुझे अच्छा लगा। और उसने भी मुझे खुद से अलग नहीं किया। क्या वो इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो कोई रिएक्शन देना ही भूल गया, या वो डरा हुआ था। उस दिन वीइंग और वांगजी जब सो रहे होते हैं तो वीइंग खुद उस बाउंड्री लाइन को तोड़कर जो उसने बनाई थी वांगजी के नज़दीक चला जाता है। वो वांगजी के चीक्स को पिंच करता है जो अभी भी उतने ही सॉफ्ट थे। वांगजी उसे ऐसे ही देख रहा था। वीइंग सोचने लगता है, रेड कैंडल लाइट में लंजा कितना गुड लुकिंग दिखता है, मुझे वो फिर से करना है। ऐसा सोचकर वो अपने और वांगजी के बीच की दूरी धीरे धीरे कम करने लगा था। वांगजी की बॉडी फिर स्टिफ हो गई थी। अचानक से वो दोनों कोई आवाज़ सुनते हैं। विंग वांगजी से पूछता है, लंजा क्या तुम्हारे रूम में घोस्ट है। वांगजी मना कर देता है और आसपास देखने लगता है। तभी विंग को लगता है कि बेड के नीचे कोई है। वो वांगजी को नीचे लेटाता है, उसके ऊपर आ जाता है और बेड के नीचे झांकने लगता है। वहाँ वो नॉटी रैबिट था जो बेड के कॉर्नर्स पर स्क्रैच कर रहा था। विंग उसे अपने हाथ में पकड़कर उठाता है और उससे कहता है, नॉटी रैबिट क्या तुम सो नहीं सकते। तुम्हारा पार्टनर इतने आराम से अपने नेस्ट में सोया हुआ है। वो नॉटी रैबिट वुयिंग की गोद से निकलकर वांगजी की गोद में जाना चाहता था। वुयिंग फिर उसे पकड़ते हुए कहता है, तुम क्या मेरे हस्बैंड को इतनी रात को हैरेस करना चाहते हो। वो और भी ज्यादा वांगजी की तरफ भागने लगा था तो वुयिंग कहता है, ठीक है, मैं वैसे भी इतना जालिस नहीं हूँ कि एक रैबिट से जलूंगा। चलो आज मैं तुम्हें खुद एंजॉय करवाता हूँ। इससे पहले कि वांगजी कुछ कर पाता, विंग उस नॉटी रैबिट को हाथ में लेकर वांगजी को किस करवा देता है। वांगजी उसे शॉक्ड होकर देखने लगता है तो विंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, लंचा तुम्हें एक रैबिट ने हैरेस कर दिया। विंग को इस तरह हंसता हुआ देखकर वांगजी जानबूझकर फोर्सफुली अपनी आंख बंद करके सोने का बहाना करता है, जैसे वो विंग को इग्नोर करना चाहता हो। कुछ समय बाद विंग उससे पूछता है, लंचा क्या तुम मुझसे नाराज हो। वांगजी का कोई जवाब नहीं आता। विंग उसके कान में कहता है, हम गुंजुन लंजा लानरगगा, लेकिन वांगजी कोई जवाब नहीं देता। कुछ समय बाद वांगजी को फिर अपने लिप्स पर किसी का टच फील होता है। वांगजी जैसे ही अपनी आंखें खोलता है कोई रोल होकर दूसरी साइड पर चला गया था और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया था। कुछ दिनों बाद अब लैन क्लैन में कई क्लैन से जूनियर्स आने वाले थे। लैन चिरैन ने पहले ही विंग और वांगजी को वार्निंग दे दी थी कि उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स के सामने कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना है। विंग हमेशा की तरह दूसरे क्लैन के जूनियर्स के साथ बहुत हंसी मजाक कर रहा था और उनसे बातें बना रहा था, जिनमें गर्ल्स भी थी और बॉयज़ भी थे। वो सब मिलकर ऑर्किड रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ बीच में एक पार्टीशन लगा हुआ था। एक तरफ लैन क्लैन के सारे स्टूडेंट्स थे और दूसरी तरफ बाकी सारे क्लैंस के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। जहाँ लैन क्लैन के स्टूडेंट्स थे वहाँ वांगजी बैठा हुआ था, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में। विंग जैसे ही उस जगह जाता है, वांगजी उसे घूर कर देख रहा था। विंग सोचने लगा, इस जिद्दी लड़के को क्या हुआ, ये मुझसे नाराज है क्या। इससे पहले कि विंग वांगजी की तरफ बढ़ पाता, जंगचा और हसांग उसे अपने साथ ले जाते हैं।
वो यिंग जेंगछा से युनमक के हाल चाल के बारे में पूछने लगता है। वो दोनों साथ में बैठे हुए थे कि तभी लांचरन वहां आ जाता है। वांग जी के पास एक सीट खाली थी, जो कि जाहिर सी बात है वुयिंग के लिए ही थी, लेकिन वो सीट बिल्कुल लैन चिरैन के जस्ट सामने वाली सीट थी। अगर वुयिंग वहां बैठता तो चिरैन की नजरें बस उसी पर बनी रहती। वुयिंग वांग जी को मना कर देता है कि वो सीट पर आकर नहीं बैठेगा। अब वांग जी और भी ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। वुयिंग सोचने लगता है, आज इस जिद्दी लड़के को हुआ क्या है, ये इतना गुस्सा क्यों है। वुयिंग वहीं से उसे जीभ दिखाते हुए चुपके से कहता है, नाराज मत हो, मैं क्लास के बाद तुम्हारे साथ खेलूंगा। लेकिन वांगजी गुस्से में उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़कर वहां से खींचकर अपनी सीट के पास ले आता है और उससे कहता है, लैन क्लैन मेंबर्स की जगह ये है। वुयिंग को याद आता है कि अब वो जांग क्लैन मेंबर से नहीं है, लैन मेंबर से है, तो उसे लैन क्लैन में ही बैठना होगा। वुयिंग क्लास के चलते वांगजी के साथ बात करने की कोशिश करता, लेकिन वांगजी हर बार उसे इग्नोर करता और उससे कहता, क्लास पर ध्यान दो। शाम के समय विंग जूनियर्स के रूम में था, उनके साथ बातें कर रहा था। तभी वांग जी वहां आया, उसे हाथ पकड़कर खींच कर ले गया और उससे कहा, दूसरों के रूम में नहीं रुक सकते। अगले दिन विंग माउंटेन पर जूनियर्स के साथ कुछ खेल रहा था। अचानक उसे गर्मी लगती है, जिससे वो अपना कोट उतार देता है। फिर से वांग जी वहां आ जाता है, उसे कोट पहनाते हुए कहता है, दूसरों के सामने ड्रेस नहीं उतार सकते। अब एक बार फिर न्यू हसैंग अपने इरोटिक बुक्स सारे जूनियर्स को दे रहा था। सब लोग इकट्ठे हुए थे, वुइंग भी वहां था। तभी वांगजी वहां पहुंच जाता है, सब डर से कांपने लगते हैं। वांगजी उनसे कहता है, इन बुक में क्या अच्छा है। वुइंग कहता है, तुमने कभी देखी नहीं है तो तुम्हें कैसे पता होगा। वांगजी उससे कहता है, मुझे देखना भी नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं। वुइंग कहता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें देखने की हिम्मत ही नहीं है। वांगजी कहता है, मैं देख सकता हूँ, शादी के बाद हम इस तरीके की बुक्स को देख सकते हैं। विंग शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि इस तरीके के रूल के बारे में उसे अभी के अभी पता चला था। वो वांगजी से कहता है, फिर तुम मुझे क्यों देखने से रोक रहे हो, मैं मैरिड हूँ तो ये बुक्स देख सकता हूँ ना। वांगजी उससे कहता है, दूसरों के साथ नहीं देख सकते। विंग उससे कहता है, लंजा, तुमने ये रूल खुद बनाया है ना। वांगजी कुछ समय तक उसे कोई जवाब नहीं देता। विंग हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। दूसरे जूनियर्स जो वहाँ खड़े थे वो सोचने लगते हैं, ऐसे भी कोई रूल्स हैं क्या। उस दिन हुएसंग वियिंग से कहता है, मास्टर वे, आपको हमारे ग्रुप में नहीं रहना चाहिए। लान वांगजी हमेशा आप पर नजर रखता है, उसकी वजह से हम भी पकड़े जाएंगे। और उस दिन वेइंग को उस एरोटिका ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। हुएसंग और जेंगछा वांगजी को भी अपनी ग्रुप में इनवाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें साफ मना कर देता है। वेइंग उन्हें बताता है कि वो बहुत लोनली है, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ खेलता हूँ। जंगचा कहता है, फिर वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन क्यों नहीं करता। वैसांग कहता है, मुझे तो लगता है वो सिर्फ ब्रदर वे की कंपनी को एंजॉय करता है, सिर्फ उनके साथ रहना चाहता है। इधर विंग को वांगजी को किस करने का एडिक्शन सा हो गया था। कभी भी उसे रात के समय मौका मिलता तो वो वांगजी को किस किया करता, लेकिन उसे ये बात सोचकर बहुत अजीब लगता कि जब भी वो उसे किस करता है, वांगजी की बॉडी एकदम कोल्ड आइस जैसी क्यों हो जाती है, वो कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे पाता। क्या वो उसे पसंद नहीं करता। एक रात जब दोनों साथ सो रहे थे, विंग टर्न होकर वांगजी के थोड़ा नजदीक जाता है। वो उसे किस करने वाला होता है कि तभी वो देखता है वांगजी की दूसरी साइड पर वही नॉटी रैबिट सोया हुआ था। वो नॉटी रैबिट अचानक से अपने लिप्स वांगजी के चीक्स पर रख देता है, जैसे उसे किस करने वाला हो। ये देखकर वांगजी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी एकदम सॉफ्ट हो जाती है और वो उस लिटिल रैबिट के सिर पर हाथ फहराने लगता है। विंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो सोचने लगता है, जब मैं उसे किस करता हूँ तो उसकी बॉडी स्टिफ पड़ जाती है, क्या मैं उसकी नज़रों में रैबिट से भी गया गुजरा हूँ। उस दिन विंग मुंह फेर कर लेट जाता है, अपने ऊपर ब्लैंकेट कवर कर लेता है। वांगजी को समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ। विंग को अब डाउट होने लगा था कि वांगजी उसके लिए कुछ फीलिंग्स रखता भी है या नहीं। अगले दिन फिर उनकी क्लासेस होती है। विंग थोड़े गुस्से में था, क्योंकि उसे अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि उसकी और वांगजी के बीच में रिश्ता क्या है। क्लास खत्म होने के बाद विंग को एक स्मॉल पाउच पड़ा हुआ मिलता है, जिससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। विंग उस पाउच को तुरंत उठा लेता है। वहीं सामने से एक सुंदर सी लड़की चली आ रही थी। विंग तुरंत उसे देखकर पहचान जाता है और उससे पूछता है, तुम म्याम्या हो ना। म्याम्या भी उसे देखकर कहती है, यंग मास्टर वे। वो विंग के हाथ में वही स्मॉल पाउच देखती है और उससे पूछती है, ये मेरा पाउच है, इसे मैंने गिरा दिया था या आपने इसे चुरा लिया है। विंग उससे कहता है, म्याम्या, इस तरह अच्छे लोगों पर तुम्हें इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ठीक है, मैं इस सैशे को वापस नहीं देने वाला।
इनकी पुरानी आदत वापस आ जाती है लड़कियों से फ्लर्ट करने की, और वो उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें ये वापस दे सकता हूँ अगर तुम मुझे अपना रियल नाम बताओगी तो। म्याम्या उससे कहती है, मास्टर वे, आपकी शादी हो चुकी है फिर भी आप इस तरह से हैं। लगता है सेकंड मास्टर लाइन ने अभी तक आपको ठीक से मैनेज नहीं किया है। वांग जी का नाम सुनकर अचानक से वुयिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछता है, लिटिल म्याम्या, क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? दूसरी तरफ ऑर्किड रूम से वांग जी उनकी तरफ चला आ रहा था। हुएसांग और जियांगछा ने वांग जी को उनकी तरफ आते हुए देख लिया था। वो दोनों मिलकर वांग जी को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं जिससे वो वुयिंग को म्याम्या से फ्लर्ट करते हुए ना देख लें। वुयिंग फिर म्याम्या से पूछता है, अगर आप मुझे किस करेंगी तो मैं आपका सैशे आपको वापस लौटा दूंगा। और वांग जी ये बात सुन लेता है। वुयिंग अचानक से म्याम्या की तरफ बढ़ने लगता है। म्याम्या कुछ नहीं कह पा रही थी, बिल्कुल शॉक्ड थी। वुयिंग को पता भी नहीं चला कि कब वांग जी वहां आ गया। वांग जी ने गुस्से में वुयिंग का हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींचते हुए ले गया। वुयिंग के हाथ में जो स्मॉल पाउच था वो नीचे गिर जाता है। वुयिंग उससे कहता है, लंजा, ये क्या कर रहे हो? वांग जी उसकी एक भी नहीं सुनने वाला था। उसकी आंखों में तो जैसे बहुत गुस्सा था। वांग जी एक वॉल पर ले जाकर उसे टाइटली पुश करता है। वुयिंग उससे कहता है, ये क्या तरीका है लंजा? वांग जी कहता है, तुम किसी और को पसंद नहीं कर सकते। हुइंग भी उससे कहता है, क्यों नहीं कर सकता? दूसरों के सामने हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, लेकिन हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। फिर मैं किसी और को क्यों पसंद नहीं कर सकता? वांग जी और भी ज्यादा टाइटली उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। हुइंग कहता है, लंचा, तुम किसको फूल बना रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। जब भी मैं तुम्हें किस करता हूँ तुम आइस की तरह इतने कोल्ड हो जाते हो। मुझे पता है तुम मुझे मना नहीं करते, क्योंकि तुम अपनी हस्बैंड की ड्यूटीज निभाना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझे खुद से अलग नहीं करते। लेकिन मुझे पता है कि मेरा तुम्हें टच करना तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वांग जी उससे कहता है, ऐसा नहीं है। वुयिंग कहता है, अब तुम्हें ये सब कहने से क्या फायदा है लंचा? मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। तुम्हें मेरा किस करना भी पसंद नहीं है। इससे पहले कि वुयिंग कुछ और कह पाता, वांग जी तुरंत उसे किस कर लेता है। वांग जी ने उसे इतनी फोर्सफुली ब्लॉक किया हुआ था कि वुयिंग के पैर कपकपाने लगे थे और वो बहुत नर्वस फील कर रहा था। दूसरी तरफ वांग जी की बॉडी भी कपकपाने लगी थी। अब वुयिंग समझ पा रहा था कि क्यों वांग जी की बॉडी एकदम स्टिफ हो जाती थी, क्योंकि वो भी अब अपने लिए कुछ ऐसा ही फील कर रहा था। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वांग जी को उसका किस करना पसंद नहीं है, बस वांग जी थोड़ा नर्वस हो जाता है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट से आई गेस वुइंग और वांग जी के बीच में थोड़ी प्यार वाली फीलिंग्स तो आने लगेंगी। अभी हम चैप्टर 34 पर हैं। आप लोग चाहें तो खुद भी रीड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।